भट्टी साहब, सर कैसे देख रहे हैं इस आज के इस डेवलपमेंट को? क्या इसके कोई सियासी असरात भी हो सकते हैं? नहीं, सबसे पहले तो हमें ये ज़रूर सराहना चाहिए, पाक फ़ौज का एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत गैर मामूली कदम है। और यही वजह है कि ये फ़ौज मज़बूत है, यही वजह है कि इस फ़ौज में एहतसाब का अमल है, यही वजह है कि बाकी जो हमारे मुल्क के सारे इदारे हैं वो ज़मीन बोस हुए हैं और ये इदारा कायम है। ये ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना कि साबका कोर कमांडर और साबका DGISI जो एक वक्त में मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक थे और आर्मी चीफ बनते बनते रह गए थे, वो उनका इस तरह जो है वो इंक्वायरी हो और इंक्वायरी होने के, एक मेजर जनरल की इंक्वायरी के बाद उनको तहवील में लिया गया हो और फिर उनके कोर्ट मार्शल का आगाज़ हुआ हो, बहुत बड़ा कदम है। और बहुत मैं तो इस पे फ़ौज को सराहना चाहिए इस पे। और अब इसमें दो तीन एंगल्स हैं। एक एंगल तो है कि जो ज़ायदा जावेद हैं, जो इसकी असल मालिक है मुबैना तौर पर, आपने चूँकि मुबैना लगाया तो ये सारी कहानी मुबैना ही समझ लीजिए अभी तक, कि मुबैना तौर पर जो ज़ायदा जावेद हैं, जो उनका भी किरदार, उनके किरदार मतलब इस सोसाइटी के हवाले से जो उनका किरदार है वो भी मशकूक है। मुइज़ अहमद जो हैं उनका किरदार भी बड़ा मशकूक है कि मुइज़ अहमद उनके यहाँ मुलाजम थे और ज़ायदा का जो भाई मुबैना तौर पर उसकी डेथ हुई, फिर जिस तरह पावर ऑफ अटारनी लेकर ये सोसाइटी पर मुबैना तौर पर काबज़ हुए, या ज़ायदा हिना और बयानात भी बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक अलहदा स्टोरी है। दोनों के किरदार बड़े मशकूक हैं, मुइज़ के भी और ज़ायदा के भी। लेकिन ये जो है ये बड़ा अहम कदम है और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इनसे अप्रैल से इंक्वायरी हो रही थी, इनको सवालनामा भी दिया गया था, इनको मुल्क से जाने से भी रोका गया था फैज़ हमीद साहब को, और इनके भाई जो नजफ़ हमीद हैं उनको भी मुअत्तल किया गया था, वो भी जो एक तहसीलदार या वो जो पटवारी जो भी हैं वो हैं। और ये भी है कि नवंबर 2023 को जो ये टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक सुप्रीम कोर्ट आए थे और 12 मई 2017 को ये वाक़या हुआ जन फैज़ हमीद के मुबैना तौर पर उनके इमाम पर पंजाब रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने छापा मारा था और इसका चौधरी निसार अली ख़ान ने नोटिस लिया था, और अगर वो भी नोटिस ना लेते तो शायद मामला यहाँ तक ना आता। खैर, और ये भी बताता चलूँ कि 20 मुबैना तौर पर 20 मिलियन रुपए उनके घर से ले गए। ये छापे के दौरान 400 तोला सोना ले गए, गाड़ियाँ वापस कर दी थी, ये नहीं दी थी, ये चीज़ें वापस नहीं मिली। और दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग का ये आड़ में ये छापा मारा गया। और दो तीन बड़े इसमें दुख देने वाले थे जो मुइज़ ने वो सुप्रीम कोर्ट में बताया। एक तो कि उनके बेटे के मुंह पर पाँव रख कर कहा गया तुम्हारा बाप दहशतगर्द है, और फिर उनका सुसर और गालबन कोई जो है वो उसकी डेथ हो गई इसी दौरान। इनको टॉर्चर भी बड़ा किया गया, इनकी वालदा बीमार हो गई। खैर, और फिर ये इन चैम्बर में एक मरतबा ये पहले भी आई थी सुप्रीम कोर्ट में, साकिब निसार ने इसको इन चैम्बर सुनने की कोशिश की, मामला सेटल करने की कोशिश की, वो ना हुआ। दोबारा आए फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने इसको इन चैम्बर कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया और इनको कहा कि आप वजारत दिफा से रजू करें। वजारत दिफा से रजू किया तो फिर उसके बाद पाक फ़ौज का जैसे अमल होता है उसमें तो कोई 19-20 नहीं होता, तो उन्होंने एक मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी बनाई और फिर उसके बाद इंक्वायरी के बाद आज यानी कल तक मुल्क चलाने वाले फैज़ हमीद आज गिरफ्तार हैं और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट यानी एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकल एंगल दिए जा सकते हैं जी, नहीं पॉलिटिकल एंगल दिए जा सकते हैं, इस वजह से दिए जा सकते हैं कि एक बात कर भट्टी साहब। लेकिन जो आपने गुफ्तगू अभी तक की है ना, आपने सर अभी गुफ्तगू जो की है भट्टी साहब, अब फौज के नजदीक तो ये अगर लेफ्टिनेंट जनरल हैं फैज़ हमीद है या कोई और लेफ्टिनेंट जनरल है या एक कप्तान है, फौज के नजदीक तो ये सब बराबर हैं। लेकिन हमारे लिए शायद ये खबर इसलिए बड़ी है कि ये जनरल फैज़ हमीद हैं, उनकी जगह शायद कोई और लेफ्टिनेंट जनरल होता है तो शायद हमारे लिए इतनी बड़ी खबर ना होती। क्योंकि वो DGISI रहे हैं और एक ऐसे वक्त में रहे हैं जहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक बड़ा एक तूफान बरपा था, और फिर जब DGISI के ओहदे से इनको हटाया गया, किसी और को लगाया गया, तो उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी उनकी और सियासी क़यादत के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी पैदा हो गए, और उसके बाद फिर बहुत सारी जगहों पर जनरल फैज़ हमीद का नाम सुनाई देता है।
जुबैर साहब के इंकशाफात में भी सुनाई देता है, पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंकशाफात किए, उसमें भी सुनाई देता है, यानी जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही थी उसमें भी फैज हमीद साहब का नाम सुनाई देता है। तो इसलिए शायद ये खबर हमारे नजदीक बड़ी है, फौज के नजदीक शायद ये सब एक ही बराबर है। तो अब आप बात कर रहे थे इसके पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर, कहिए सर। पहली बात तो ये कि हसन अयूब ठीक कह रहे थे, मैं समझा नहीं पाया। वो बिल्कुल वो जायदा और मुइज़ के दरमियान वो मालकाना वाला चक्कर था जिसमें साकिब निसार वो गए थे। और दूसरी बात ये जो ब्रिगेडियर साहब ने भी कही कि ये जो 9 मई पे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स और हत्ता के चीफ की नवासी उसको भी फ़ौज ने अकाउंटेबल किया। और उससे पहले भी जब भी फ़ौज के इसका कोई आता है तो कई जर्नल, यानी इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में IGFC और बाकी सारा वो तो फ़ौज का तो एहतसाबी अमल सब के सामने, काश ऐसा सारे महकमों में हो। अब आ जाइए पॉलिटिकल। देखिए पॉलिटिकल, फैज़ हमीद साहब का जब नाम आता है तो पॉलिटिकल उसका सियासी एंगल ज़रूर आता है, और सियासी एंगल वो आना भी चाहिए क्योंकि बहसीत DGC, बहसीत DGISI और इवन जब कोर कमांडर पेशावर थे और हत्ता के रिटायरमेंट के बाद भी वो किसी न किसी तरह हम सुना गया कि वो डायरेक्ट वो रहे, इन्वॉल्व रहे, और वो एज ए DGC और एज ए DGISI तो बहुत ज़्यादा यानी पॉलिटिकल उन सारा स्याह सफ़ेद के आलमोस्ट मालिक रहे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन इसका होगा कुछ नहीं, क्यों नहीं होगा? अब मुझे बताइए। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि मैं जनरल कमर जावेद बाजवा को और फैज़ हमीद को के कौमी असम्बली में करारदाद पास लाऊंगा और उनको बुलवाऊंगा। तो मैंने उस दिन उनको कहा कि आप खड़े रहिएगा, शेर बनिएगा और बुलवाइएगा, लेकिन नहीं बुलवा सकते इस वजह से कि जनरल फैज़ हमीद से कौन है जो फैज़ याब नहीं हुआ? कोई मुझे पीपल्स पार्टी का बता दे, कोई मुझे मुस्लिम लीगी बता दे, कोई बता दे कि जिसने फ़ायदा ना लिया हो। ये ख्वाजा आसिफ साहब चंद दिन पहले बता रहे थे कि जन कमर जावेद बाजवा के ससुर के घर मेरी जन फैज़ हमीद से मुलाकात हुई थी और 20 मिनट की मुलाकात थी। उन्होंने कहा पहले पंजाब ले लें फिर मरकज़ ले लें। नवाज शरीफ साहब का उन्होंने खुद बताया कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए। और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब किन को मिला करते थे, मलक अहमद साहब गाड़ियाँ किधर भगाया करते थे, और ये ज़ुबैर उमर साहब किधर लड्डू खाया करते थे। शहबाज शरीफ साहब कहाँ बैठकर इलेक्शन से 1 महीना पहले काबीना के नाम फाइनल कर चुके थे और वज़ीर आज़म बन चुके थे। तो ये वो सारे हैं जो फ़ौज की पैदावार हैं, मार्शल लॉ के दौर के पैदावार हैं, और ये पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। जरदारी साहब ने आपके सामने बयान नहीं है कि फार्मूला बनाने वाले मुझसे पूछ रहे हैं फार्मूला बनाओ, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी करो, मतलब इमरान खान की छुट्टी करो फिर फार्मूला बनाऊंगा। बिलावल कहाँ मुलाकातें करते थे? मरियम का क्यों ट्विटर खामोश हुआ? मौलाना साहब किससे डील करके गए थे जब धरना कॉल ऑफ किया था? जन फैज़ हमीद से। तो ये सारे फैज़ याब होते रहे हैं, ये कैसे बोल सकते हैं, ये कैसे इस तरह का एंगल ले सकते हैं? लिहाजा ये हवाई बातें हैं, करते रहेंगे। 12 जुलाई वाले फैसले पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो स्पीच की चंद दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए वरना कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब इसमें हम एक बहस सुन रहे हैं कि नहीं जी, जो गैर आइनी फैसला हो उस पर तो अमल दरामद करना जरूरी नहीं है, जो आइनी फैसला है उस पर अमल दरामद हो सकता है। अब ये आइनी और गैर आइनी का फैसला कौन कर सकता है? कोई सहाफ़ी कर सकता है, कोई हुकूमत कर सकती है, कोई मिनिस्टर कर सकता है। ये इख्तियार किसके पास है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइनी है या गैर आइनी है? ये मेरे ख्याल से ये इन अरस्तुओं के पास है, अफलातूनों के पास है, जिन्होंने इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया, इस आइन का सवा सत्यानाश कर दिया और इस निज़ाम का सवा सत्यानाश कर दिया। जो आपके हक़ में फ़ैसला हो वो आइनी है, जो आपके ख़िलाफ़ आए वो गैर आइनी है। जस्टिस बंदयाल अगर 5 रुकनी बेंच बनाकर रात को अदालतें लगाकर कासिम सूरी रूलिंग गैर आइनी करार दे दे, और तो उस वक़्त बिलावल भुट्टो लुडियाँ डालते हैं और उस वक़्त पार्लियामेंट पे कदगन नहीं लगती या कोई अदलिया पार्लियामेंट पर ऊपर पार्लियामेंट के लेती नहीं है इख्तियारात। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट की गैर इलेक्शन से भागे अगर पार्लियामेंट, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट कह ले तो वो उनको लगता है कि ये जुडिशरी है सारा कुछ कर रही है। तो इशू ये है कि फ़ैसलों पर अमल इस मरतबा करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि ये उमर अता बंदयाल साहब नहीं रह गए जिनको आपने डरा लिया, धमका लिया और आगे काम खिसका लिया। अब ये वो सारे जजेस हैं जिनके ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले गुन गाते थे।
तो अब वो सारे जजेस, अब काजी फायज ईसा साहब मिनॉरिटी में हैं और वो एक हम ख्याल जज, अब वैसे बड़ी अजीब सी बात है, क्या जो हम बोते हैं वो काटते हैं। उमर अता बंदयाल साहब को हम ख्याल बेंच कहा जाता था, अब हम ख्याल बेंच एक दूसरी तरफ का तासर उभर रहा है। काजी फायज ईसा साहब, नईम अफगान साहब और अमीनुद्दीन साहब, और इन्होंने अमीनुद्दीन साहब और नईम अफगान साहब ने तो एक शाहकार फैसला तहरीर किया है ना, कि अपने 8 जजेस वाले को गैर आइनी गैर कानूनी कह के आगे मशवरा भी दिया है कि इसको कोई पाबंद नहीं है मानने का, यानी एक सिविल नाफरमानी की बुनियाद रख नाम के साथ तौहीन हो जाती है। वैसे भी आप नहीं तो फैसले पे नहीं सर, फैसले पे बात हो सकती है, फैसले पे बात हो सकती है ना सर, फैसले पे बात हो सकती है। फैसले पे अगर फैसले पे बात करने से तौहीन होती है तो फिर वैसे ही चुप कर जाते हैं। फिर हम यही कहते हैं कि जो मुअज़्ज़ज़ अदालत कह रही है सर तस्लीम खाम है, जो करते जाओ। तो आपने ये कहा कि अच्छा तो अब बात ये है मेरे भाई कि आप मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि फैसलों पर अमल कराएंगे और ये लाजमी आईनी तकाजा है फैसलों पर अमल करना, और अगर आप नया निज़ाम आप लाना चाहते हैं तो ले आए। अब जो मोहतरम लीगी फरमा रहे हैं कि ये गैर आईनी है, तो मेरा ख्याल है कि जब तहरीक इंसाफ से सियासी स्पेस छीन ली गई थी वो मेरे ख्याल से आईनी थी, और जब उससे गलत फैसले से बल्ला छीन कर उसकी गलत तशरीह कर रहा था इलेक्शन कमीशन, वो मेरे ख्याल से आईनी थी, और जब आपने उनका मैंडेट छीन लिया वो मेरे ख्याल से आईनी था, जब आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली वो आईनी था। और कोई आइन ऐसा बताएं ना कि ये जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, ये JUI और पीपल्स पार्टी और नून को बांटी जा सकती हैं, वो आईनी था। और जब आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन एक्ट में नहीं दो इलेक्शन एक्ट पहला तरमीमी ऑर्डिनेंस पहले तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आए वो आईनी है, दूसरा ले आए वो आईनी है, ये गैर आईनी। तो गैर आईनी का इनको आगे चल के पता चल जाएगा। इनके पास एक हक है, हाँ पार्लियामेंट अगर कोई बनाती है कानून वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, लेकिन इनके पास रिव्यू का अपील का हक है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई इनके पास नहीं है आप बाहर बैठ के फैसले करें, फिर आप ही लग दें जज जिनको फारिग करें ताकि पार्लियामेंट्री सुप्रीम कोर्ट बन जाए और वही पार्लियामेंट बन जाए, खर्चा बचेगा। तो भट्टी साहब अब शेख रशीद जो कह रहे हैं वो तनहा नहीं कह रहे, बहुत सारी यहाँ एक इस्लामाबाद में एक ड्राइंग रूम गप भी होती है। अब कुछ और वो गप जो है वो कच्ची पक्की खबरों की बुनियाद पर होती है। हम ये खबरें इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि अभी वो बहुत प्रीमेच्योर होती हैं। तो ये क्या चल रहा है, ये गुबूरी हुकूमत की बात या टेक्नोक्रेट सेटअप की बात, ये किस बुनियाद पर हो रही है, आखिर इसकी बुनियाद क्या है? पहली बात तो यह कि मैं हसन से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आज शेख रशीद साहब से बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर कोई ख़बर की कोई बात अब करें तो हम अहद हसन अयूब में ज़िंदा हैं। हसन को पता होगा इसका, और ये शेख रशीद साहब के तो सारे ही दरवाजे बंद हो गए और वो तो वैसे ही हवा में मार रहे हैं। हाँ, जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात का आप कर रहे हैं तो वो एक फिच की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये कमज़ोर मैंडेट वाली हुकूमत है, 18 माह से ज़्यादा चलेगी, 18 माह या इससे ज़्यादा चलेगी, उसके बाद टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। तो कुछ अर्सा ये चली थी चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आए। मुझे तो ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि आगे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इलेक्शन ऑडिट कर ले। जो इन सारी ये जो अदलिया से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ना, इसका एंड रिज़ल्ट यही है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट यानी जब काजी फायज ईसा साहब जाएंगे तो कहीं मंसूर अली शाह साहब की सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन ऑडिट ना कर ले। अगर इलेक्शन ऑडिट हो गया तो या धांधली ट्रिब्यूनल भट्टी साहब आप इलेक्शन ऑडिट की बात कर रहे हैं, उल्टा हो जाएगा। मगर आज सूरत हाल तो ये है कि भट्टी साहब अगर 3 हल्के जहां पर रिकाउंटिंग हुई थी और रिकाउंटिंग में 10-10 हजार वोट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा वैसे रिजल्ट चेंज हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं आज ये भी आज उनको 3 सीटें PMLN को कौमी असेंबली की मजीद मिल गई हैं।